वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन में रिकर्सन। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिकर्सन होता क्या है। रिकर्सन का मतलब होता है अपने आप को ही बार बार कॉल करना। अब हम पढ़ेंगे रिकर्सिव फंक्शंस क्या होते हैं। तो इसकी एक बार हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं कि रिकर्सन होता क्या है या रिकर्सिव फंक्शन क्या होते हैं। ओके, तो देखिए, इट मीन्स function calling itself. Function calling itself called recursive function. Recursive function. तो जब फंक्शन कॉलिंग बार बार अपने आप को ही कॉल करता है तो उसे हम कहते हैं रिकर्सिव फंक्शन। और बार बार अपने आप को ही कॉल करना, इसको ये कहलाता है हमारा रिकर्सन। तो इसका एक सिंटैक्स देख लेते हैं कि किस तरीके से फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता है। तो देखिए, इसका सिंटैक्स देख लेते हैं किस तरीके से ये वर्क करेगा। तो देखिए, हमने यहां पे एक फंक्शन बनाया void ओके। यहां पे हमने कुछ स्टेटमेंट्स लिख दिए। देन void main, यहां पे हमने मेन फंक्शन ले लिया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे भी हमने कुछ स्टेटमेंट लिखे। तो जब हमने फंक्शन डिक्लेयर किया, देन डेफिनेशन लिखी उसकी। अब हमने मेन फंक्शन बनाया, मेन फंक्शन में मैंने कुछ स्टेटमेंट लिखे। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे उस फंक्शन को कॉल कराएंगे। देन अगर हम इसी फंक्शन को इस यहां पे कॉल कराते हैं तो ये जो फंक्शन कॉलिंग हो रही है void मेन फंक्शन के अंदर, सॉरी मेन प्रोग्राम के अंदर, तो ये कहलाएगा हमारा नॉर्मल फंक्शन कॉल्स। नॉर्मल फंक्शन कॉल्स कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने फंक्शन बनाया, उसकी डेफिनेशन लिखी और उसको हमने कॉल कराया मेन फंक्शन में। ठीक, अब ये जो फंक्शन कॉलिंग हो रही है फंक्शन के अंदर ही, ये जो कॉलिंग हो रही है यहां पे, ये क्या कहलाएगी, रिकर्सिव कॉल्स। ये कहलाएगी हमारी रिकर्सिव कॉल्स। तो डेफिनेशन की अगर हम एक बात करें, इट मीन्स फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, यानी कि फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, यानी कि अपने आप को ही बार बार कॉल कर रहा है। तो रिकर्सन का जो मतलब बताया था कि अपने आप को ही बार बार कॉल कराना, तो दैट इज कॉल्ड रिकर्सिव फंक्शन। अब इसका एक प्रोग्राम हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से ये एग्जीक्यूट होगा। तो हमने एक प्रोग्राम ऐसा है, अगर मान लीजिए कि हमको फैक्टोरियल निकालना है। क्या निकालना है, फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। फैक्टोरियल आई थिंक आप लोगों को निकालना आता होगा। तो फैक्टोरियल हम जब निकालेंगे, जैसे मान लीजिए हमको 3 का फैक्टोरियल निकालना है। ठीक है, 3 का फैक्टोरियल निकालना है। तो इसके बाद अब हम जब इसको कैलकुलेशन करते हैं तो किस तरीके से करेंगे, 3, 2, 1, आंसर कितना आएगा इसका, 6। तो इस तरीके से हम फैक्टोरियल इसका निकाल सकते हैं। अब इसका एक प्रोग्राम बना के देख लेते हैं कि किस तरीके से हम इस प्रोग्राम इसके द्वारा, जो रिकर्सिव फंक्शन के द्वारा, कैसे हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। तो देखिए, यह है आपका रिकर्सन का प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के माध्यम से हम देखेंगे कि कैसे फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल करता है। जो हमने सिंटैक्स बनाया था उसका किस तरीके से हम इसमें यूज करेंगे। तो देखिए, ये था सबसे पहले इंक्लूड, हमने डिक्लेयर कर लिया फंक्शन को। देन void main, फिर उसके अंदर हमने वेरिएबल लिए आई और रिजल्ट। तो printf, एंटर द नंबर, scanf, फिर उसको हमने scanf कराया जो हम कीबोर्ड से वैल्यू लेंगे। देन रिजल्ट वेरिएबल, इसमें मैं बताऊंगा भी हमको कैसे इसको यूज करना है। देन printf फैक्टोरियल इज परसेंटाइल एंड रिजल्ट। ये तो आपका प्रोग्राम हो गया। अब हम इस फंक्शन की क्या लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे।
तो देखते हैं किस तरीके से लिखना है। इंट फैक्ट इंट एन। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम कंडीशन लिखाएंगे, इफ एन इक्वल्स टू 0 रिटर्न 0, देन एल्स इफ एन इक्वल्स टू 1 रिटर्न 1। ओके, देन else return n into fact n minus 1। तो देखिए अब हम यहां पे क्या करना है, ये हमारा प्रोग्राम था, यहां पे हमने फंक्शन को डिक्लेयर किया, उसके बाद हमने फंक्शन की डेफिनेशन लिखी, ठीक है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, रिजल्ट में फैक्ट आई, क्योंकि हम कीबोर्ड से हम क्या, हमने जो वेरिएबल लिया वो आई है, तो हमने उसको यहां पे पास कर दिया। तो ये जो फंक्शन कॉलिंग हो रही है ये नॉर्मल कॉलिंग फंक्शन है। ये कैसी फंक्शन है आपकी, नॉर्मल कॉलिंग, ठीक है, नॉर्मल फंक्शन कॉलिंग। देन ये जो हो रहा है हमारा, ये हमने फंक्शन को क्या किया, डेफिनेशन लिखी है फंक्शन की, ये हमने फंक्शन को डिक्लेयर यहां पे किया था। देन अब हमारा जो फंक्शन, जो रिकर्सिव फंक्शन हमने बताया था आपको कि बार बार अपने आप को ही कॉल करना, तो रिकर्सिव फंक्शन का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो ये है, दैट इज रिकर्सिव फंक्शन। ये हमारा रिकर्सिव फंक्शन कहलाएगा। अब इसका आउटपुट कैसे जनरेट होगा वो देख लेते हैं एक बार हम। तो देखिए मान लीजिए हमने आई की वैल्यू 3 दी, कितनी थी, 3। तो हमने यहां पे फंक्शन को कॉल कराया, फंक्शन कॉलिंग हो रही है यहां पर, नॉर्मल कॉलिंग फंक्शन। तो जब आई की वैल्यू 3, जब यहां पे आई की वैल्यू 3 आएगी, तो ये वैल्यू कहां जाएगी, यहां पे, यानी कि इंट n इक्वल टू 3, यानी कि ये आई की वैल्यू हम क्या डालेंगे यहां पे, 3, ठीक है। यहां पे आई की वैल्यू 3 आ गई। अब हमारा कंपाइलर कहा जाएगा यहां पे, तो n कंडीशन चेक करेगा, n इक्वल टू 0 नो, तो ये कंडीशन में जाएगी। अब कहां जाएगा वो, एल्स में जाएगा। इफ n इक्वल टू 1, इसमें भी वो नहीं जाएगा कंपाइलर, क्यों, क्योंकि हमारी n की वैल्यू कितनी है, 3, तो यहां भी नहीं आएगा। फिर जाएगा फिर एल्स में, तो रिटर्न n इंटू फैक्ट n माइनस 1, तो n की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, 3 इंटू फैक्ट n माइनस 1, तो n माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 1 कितनी होगी वैल्यू इसकी, 2, ठीक है। अब हमारी n की वैल्यू कितनी हो गई, क्यों, क्योंकि यहां पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो वैल्यू कहां जाएगी, फिर से यहां जाएगी, क्योंकि ये रिकर्सिव फंक्शन है, अपने आप को ही कॉल कर रहा है बार बार। तो ये जो फंक्शन कॉलिंग हो रही है यहां पे, ये कैसी हो रही है, रिकर्सिव कॉल्स। ये कैसी हो रही है आपकी, रिकर्सिव कॉल्स, ठीक है। तो अब यहां पे, अब फैक्ट 2 बचा, फैक्ट 2 फिर से यहां जाएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, n इक्वल टू 0 नहीं, एल्स इफ n इक्वल टू 1 नहीं, फिर से यहां आएगा, तो फिर से एक बार चलेगा वही कंडीशन दोबारा से, 3 इंटू फैक्ट। अब यहां पे कितनी है, 3 तो पहले से था, यहां पे कितनी वैल्यू है, 2, तो 2 इंटू फैक्ट 1, क्योंकि n माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1, तो कितनी वैल्यू बची, 1। अब फिर से ये फंक्शन फिर ऊपर जाएगा, ठीक है, फिर से वैल्यू चेक करेगा, n इक्वल टू 1 है, यहां पे जाएगा कंडीशन 0, फिर एल्स इफ 1 मिला उसे हम, तो अब इसका क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो क्या आंसर आ जाएगा, 6। आंसर इसका हो गया 6, तो आउटपुट हमारा क्या आएगा, 6। तो अब हम यहां पर ये देख रहे हैं कि हमारी जो फंक्शन कॉलिंग हो रही है वो बार बार जब तक
हमारी कंडीशन हमको 0 और 1 में से नहीं मिल जाती है, तब तक वो रिकर्सिव फंक्शन बार बार कॉल करता रहेगा। तो इसका जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है? सबसे पहला जो हमारा इसका एडवांटेज है वो ये है, मोर रीडेबल। पहला हम देख लेते हैं, यहां पे लिख लेते हैं मोर रीडेबल। मोर रीडेबल पहला एडवांटेज हमारा क्या होगा इसका? मोर रीडेबल। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये अपने आप को बार बार कॉल करता रहता है, तो उस वैल्यू को ये बार बार रीड करता रहेगा। दूसरा एडवांटेज क्या हुआ? दूसरा एडवांटेज इसका हुआ आपका वर्क एज लूप। वर्क एज लूप, ये लूप की तरह काम कर रहा है। जैसे हम लूप लगाते हैं उस तरीके से ये काम कर रहा है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक ये है कि लूप की तरह लिटिल बिट क्या होता है? स्लो होता है कंपैरिजन टू लूप। लूप के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा स्लो होता है। ठीक है, तो इसलिए ये इसका एडवांटेज भी है और ये इसका डिसएडवांटेज भी है कि वर्क एज अ लूप एडवांटेज हो गया, बट ये थोड़ा सा स्लो होता है फॉर लूप से या वाइल या डू वाइल लूप से स्लो होता है थोड़ा सा, तो इसलिए इसका डिसएडवांटेज भी है। तो ये तो था आपका रिकर्सन या रिकर्सिव फंक्शन कि किस तरीके से हम रिकर्सिव फंक्शन का यूज करके अपने प्रोग्राम को बना सकते हैं। अक्सर ये एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन या इस तरीके का प्रोग्राम पूछ लिया जाता है कि रिकर्सिव के आधार पर आप अपना प्रोग्राम बनाइए जो कि फैक्टोरियल निकालना है। तो इस तरीके से आप अपने रिकर्सिव फंक्शन के आधार पर अपना प्रोग्राम डिजाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टोरेज क्लासेस, कि किस तरीके से हम अपने स्टोरेज क्लासेस का यूज अपने प्रोग्राम में करते हैं। ये हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन है और जो हमारी जो टेबल बनी हुई है ये टेबल सभी को आनी चाहिए, जिससे कि वो अपने इस स्टोरेज क्लासेस के बारे में पता रख सके कि किस तरीके से हमारे स्टोरेज क्लासेस को हम अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं और वो कौन कौन से कीवर्ड्स होते हैं जो हम अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। स्टोरेज क्लासेस आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ अ वेरिएबल ऑब्जेक्ट फंक्शंस। तो वेरिएबल और जो फंक्शंस के फीचर्स होते हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए हम स्टोरेज क्लासेस का यूज करते हैं। बेसिकली हमारे पास 4 स्टोरेज क्लासेस हैं, ऑटो, एक्सटर्न, स्टैटिक और रजिस्टर। तो ऑटो जो स्टोरेज क्लासेस होती है, हम बेसिकली जो हम लोकल वेरिएबल प्रोग्राम के अंदर डिफाइन करते हैं उनको हम ऑटो क्लासेस भी बोल सकते हैं। ऑटो स्टोरेज क्लासेस भी उन्हें हम कह सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं वो हमारे ऑटो के अंदर आ जाते हैं। अब देखिए, इसका जो प्लेस है ऑटो क्लासेस का वो होता है रैम में। डिफॉल्ट वैल्यू इसकी गार्बेज वैल्यू होती है। अगर हम कुछ भी इसमें वैल्यू असाइन न करें तो उसकी जो गार्बेज वैल्यू, जो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू आएगी वो आएगी गार्बेज वैल्यू। स्कोप लोकल है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोकल वेरिएबल जब हम डिफाइन करते हैं उनको हम ऑटो क्लासेस भी कह सकते हैं। लाइफ टाइम इसकी विद इन अ फंक्शन, कि हम इसे विद इन अ फंक्शन हम ऑटो वेरिएबल को यूज करते हैं या ऑटो क्लास को हम यूज करते हैं। एक्सटर्न सेकंड जो स्टोरेज क्लासेस एक्सटर्न है, सेम जो प्लेस होगा इसका रैम में होगा। इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो है 0। स्कोप इसका ग्लोबल होता है और टिल द एंड प्रोग्राम। नेक्स्ट है स्टैटिक, प्लेस रैम, डिफॉल्ट वैल्यू सेम 0। स्कोप इसका लोकल होगा बट इसकी जो लाइफ टाइम होगी वो होगी टिल द एंड प्रोग्राम। रजिस्टर में इसका प्लेस होता है, गार्बेज वैल्यू होगी, डिफॉल्ट वैल्यू इसकी। स्कोप लोकल और विद इन अ फंक्शन, हम इसे विद इन अ फंक्शन ही रजिस्टर को यूज करते हैं। तो ये तो थे आपके 4 तरीके की स्टोरेज क्लासेस। स्टोरेज क्लासेस क्या होती है? दैट इज द डेफिनेशन। स्टोरेज क्लासेस आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ अ वेरिएबल ऑब्जेक्ट फंक्शन। तो अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरीके से हम इन चारों स्टोरेज क्लासेस को या चारों कीवर्ड को किस तरीके से हमें यूज करना है। ठीक है, देखिए वॉइड मीन, अब देखिए हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंट ए। जो हमने इंट ए यूज किया है ये क्या है आपका? ये हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है
और जिस तरीके से हम नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसी तरीके से किया है, लेकिन ये हमारा ऑटो है, इसको हम ऑटो वेरिएबल भी कहते हैं। जैसे मैंने बोला था कि जो हम वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं, नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेरेशन, वो हमारे ऑटो क्लासेस में आते हैं। ठीक है, इसके बाद हम जितने भी अब जो हमारे बाकी के 3 स्टोरेज क्लासेस बचे, उसको हम उन कीवर्ड्स की हेल्प से डिस्क्राइब करेंगे। स्टैटिक, ठीक, इंट a इक्वल टू 10। देखिए हमने पहले वाले में कोई भी कीवर्ड यूज नहीं किया है, लेकिन फिर भी वो ऑटो क्लास के अंदर आता है। लेकिन दूसरे में हमने स्टैटिक कीवर्ड यूज किया है, तो ये हमारी कैसी हो गई, स्टैटिक क्लासेस। ठीक है, बाकी जो रिमेनिंग 2 बची, एक्सटर्न इंट a, ठीक है, देन रजिस्टर इंट a, ये हमारा एक्सटर्न हो गई। देन ये हमारा हो गया रजिस्टर। तो इस तरीके से हम अपने प्रोग्राम में अपने आवश्यकता अनुसार जिस भी स्टोरेज क्लासेस का आप यूज करना चाहते हैं, आप इन स्टोरेज क्लासेस का आप यूज करके प्रोग्राम को बना सकते हैं। जैसे मैंने बताया था, इसमें डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है ऑटो की और रजिस्टर की, इन दोनों की जो डिफॉल्ट वैल्यू होगी वो कैसी होगी, गार्बेज वैल्यू। अगर हम मान लीजिए यहां पर कोई वैल्यू ना देते तो क्या आएगी, गार्बेज वैल्यू आएगी। अगर हम कोई वैल्यू देते हैं तो जो हमने इनिशियलाइज किया वैल्यू उसको रिटर्न करेगा। बाकी जो स्टैटिक और एक्सटर्न है, इनकी वैल्यू क्या आएगी, डिफॉल्ट वैल्यू 0। ठीक है, इस तरीके से हम अपने प्रोग्राम में अपने किसी भी स्टोरेज क्लासेस को अगर आप यूज करना चाहते हैं तो इस तरीके से कीवर्ड का यूज करके आप इन स्टोरेज क्लासेस को आप यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर, रिकर्सन और स्टोरेज क्लासेस। कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं।